हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने काफ़ी कुछ इसके अंदर स्टडी कर चुके हैं, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, कैसे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके बाद हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी स्टडी कर चुके हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं कि सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो फर्स्टली अगर हम बात करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है तो उसके अंदर बहुत कुछ, जो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है और वो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जिसकी हेल्प से सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जब काम करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे, तो जो एक प्रॉपर सेल है वो अपना फंक्शन कैरी करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से सभी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका फंक्शन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सेल के लिए। और जो सेल है उसके अंदर कुछ एक ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन वे के अंदर काम करते हैं, ठीक है। उन सिस्टम्स को, उन ऑर्गेनेलीज को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या बेसिकली? इट इज़ द these are the organelles function in a coordinated manner and constitute an endomembrane system। तो इसके अंदर जो कुछ एक सेल ऑर्गेनेलीज हैं इकट्ठे मिलजुल के काम करेंगे और उनका फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मीन्स सभी की जो मेम्ब्रेन का सिस्टम है सेल ऑर्गेनेलीज का, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बना रही हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगी फंक्शन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या है। तो इसके अंदर कुछ एक सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करेंगी। तो इनमें कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं अगर हम उनको देखें, तो फर्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, थर्ड लाइसोसोम, एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज द वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो चार सेल ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, तो ये चारों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। मीन्स कोऑर्डिनेशन वे में काम करेंगी, मिलजुल के काम करेंगी, तो इसलिए हम इन चारों को रखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो हम इन्हें बोल सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जो ऐसी ऑर्गेनेलीज जो एक दूसरे पे डिपेंड हैं अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। और हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इन चार सेल ऑर्गेनेलीज के अलावा भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, ठीक है। तो इनकी जो फंक्शंस है इन सेल ऑर्गेनेलीज की, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, या फिर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये अपना अलग फंक्शन कैरी करते हैं। तो इसलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ये इंडिविजुअली अपना अपना जो फंक्शन है वो पूरा करेंगी, ठीक है। तो इस वे में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स हैं, ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेलीज, ठीक है। उसके बाद हम इनमें सबसे पहले स्टडी करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेलीज के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है इसके फंक्शंस, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक यूकैरियोटिक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसे देखेंगे, तो हमें एक जाल लाइक स्ट्रक्चर, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर
जैसी जाली होती है वो दिखाई देगा नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास एक काफ़ी जाल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इट इज़ द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। तो ये बना किससे होता है? छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और न्यूक्लियस के पास होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से बाहर होता है, उसके जस्ट अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और बनता किससे है? छोटे छोटे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जब हम विजुअलाइज करते हैं, अच्छे से देखेंगे, तो ये क्या करेगा कि जो सेल है उसके दो कंपार्टमेंट बना देगा। ठीक है, बिकॉज ये एक तरह से क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो सेल को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दो पार्ट है? फर्स्ट इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो बाउंड्री लाइक जहाँ भी कोई एक बाउंड्री प्रेजेंट हो, चार दीवारी प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेगी? पार्टीशनिंग कर देगी। ठीक है, जहाँ पे भी प्रेजेंट हो एक बाउंड्री, वो पार्टीशनिंग कर देगी। जैसे हम एक सिंपल चार दीवारी देखें, एक प्लॉट के अंदर खाली पड़ा है एरिया, तो उसमें अगर हम एक चार दीवारी कर दें तो वो एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। दो पार्ट कौन कौन से होंगे? एक तो चार दीवारी के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, और एक चार दीवारी के बाहर वाला पार्ट। ठीक है, इसी टाइप में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी दो कंपार्टमेंट में कन्वर्ट करता है सेल को। फर्स्ट एक अंदर वाला एंड सेकंड बाहर वाला। तो हम उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इसमें ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, ल्यूमिनल वर्ड है जो ल्यूमन, ल्यूमन वर्ड होता है सेंटर इनसाइड। ठीक है, अंदर की ओर प्रेजेंट होना, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की कि जो चार दीवारी है बाउंड्री है, वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट करती है एरिया को, अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो इसी टाइप में जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, ल्यूमन मीन्स इनसाइड, अंदर की ओर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इनसाइड एरिया है, अंदर की ओर एरिया है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमन या फिर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, ऐसा एरिया, ऐसी वॉल जिसके अंदर ल्यूमन प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मटेरियल प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम नाम देते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज द इंटरनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ठीक है, वो वाला स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है और अंदर की ओर प्रेजेंट है, उसे हम नाम देते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंपार्टमेंट जो कि है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, ठीक है, ज़्यादा, ल्यूमिनल मीन्स ल्यूमन सेंटर से अवे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा एरिया, ऐसा कंपार्टमेंट जो ल्यूमिनल से एक्स्ट्रा है, उसके बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने चार दीवारी का बाउंड्री का एग्जांपल लिया, तो बाउंड्री के जो बाहर का एरिया वो खुला होगा। ठीक है, उसमें जो एरिया कवर है अंदर वो ल्यूमिनल और उसके जो बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो इस केस में क्या हो जाएगा? सेल के अंदर इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के बाहर का जो स्पेस है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है। तो इस टाइप में जो बाहर का स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये थे दो टाइप के कंपार्टमेंट, फर्स्ट ल्यूमिनल, सेकंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो बाउंड्री के अंदर वाला ल्यूमिनल रहता है और बाउंड्री के बाहर वाला उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर?
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ठीक है, ई से एंडोप्लाज्मिक एंड R से रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम टाइप की बात करें तो फर्स्टली किस बेस पे हम उनको जो है वो डिवाइड करें। ठीक है, कि वो कितने टाइप के हैं उसको हम डिवाइड करने का बेस क्या रखें। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बेस रखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड करने का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो हमें उसमें दो टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो दो कौन कौन से होंगे? एक तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सेकंड ऐसे जिनके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंस नहीं होते। तो इस टाइप से उसके बेस पे कि राइबोसोम प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं टू टाइप? तो वो हैं, फर्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आइए हम इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वर्ड इंडिकेट करता है, रफ मीन्स रफली सरफेस, उबड़ खाबड़। ठीक है, पूरा स्मूथ नहीं। स्मूथ होता है एक ऐसा सरफेस, चिकना सरफेस जहाँ पे कुछ भी जो बाहर हम बात करें डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो रफ होता है जिसके ऊपर कुछ डिस्टरबेंस हो, मीन्स पूरा प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें क्या होता है, तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RER। आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने इसके डिवीज़न का जो बेस लिया है, किस टाइप पे डिवाइड किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो रफ है, रफ मीन्स कुछ प्रेजेंट है उसके सरफेस पे। तो प्रेजेंट क्या होता है? दैट इज द राइबोसोम। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए अब उनके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। तो वो कंप्लीट स्मूथ नहीं है, मीन्स उनके ऊपर कुछ प्रेजेंट है तो थोड़ी सी बहुत डिस्टर्बेंस है। ठीक है, उबड़ खाबड़ हम बोल सकते हैं जगह, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जब हम इनको ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो हमें इसकी ग्रेन्युलर अपीयरेंस दिखेगी, ग्रेन्यूल्स दिखेंगे उसके ऊपर भी कुछ एक प्रेजेंट है। तो जो वो प्रेजेंट होता है वो होता है राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो फर्स्टली तो ये बहुत एक्सटेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा होता है। इसकी जो ट्यूब्स होता है और इसका जो मैश लाइक स्ट्रक्चर जाल होता है वो ज़्यादा होता है, एक्सटेंसिव होता है, थोड़ा ज़्यादा फैला होता है सेल के अंदर। एंड सेकेंड, इट इज़ द कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जस्ट साथ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो उसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, उसके बाहर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो भी पर्टिकुलरली कौन से टाइप का? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम उसे रफ टाइप क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट हैं जो उसको एक रफली अपीयरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर साइड में हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके ऊपर टाइनी स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, जो टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं उसे राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इनकी हम पोजीशन देखें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट साथ प्रेजेंट हैं और एक्सटेंसिव भी हैं। देखिए काफ़ी अंदर तक ये फैले हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। ठीक है,
तो इस टाइप से ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो क्या करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर, इनका मेन रोल क्या है, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो फर्स्टली हमने पहले भी थोड़ा स्टडी किया सेल के अंदर, और आज फिर से बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो इनका मेन काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, जो कि हमारी बॉडी के लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो इस टाइप में जो राइबोसोम है उनका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी किया है, तो उनके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम अपना फंक्शन करेंगे, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस टाइप से क्या हो गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका पहला फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशंस भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको जो प्रोटीन्स चाहिए वो भी ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इनका फर्स्ट मेन फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना और उसकी स्क्रीशन करवाना, ठीक है। तो इस टाइप से ये पहला काम करते हैं प्रोटीन बनाने का। सेकंड हम देखें तो ये करते हैं इट प्रोवाइड स्टार्टर ऑफ एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। इसमें बेसिकली हमने अभी जस्ट पहले बात की थी कि हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, कि ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जिनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये फंक्शन क्या कहता है कि जो लाइसोसोम को फॉर्मेशन होती है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली एक अलग सेल ऑर्गेनेली है, तो इसके अंदर जो एंजाइम की फॉर्मेशन होती है उसको स्टार्ट करना प्रोसेस कि लाइसोसोम को बनाया जाए, वो वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक टाइप के एंजाइम सिक्रीट करता है, एक टाइप के प्रोटीन सिक्रीट करता है, बिकॉज जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम होते हैं। तो हाँ, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो लाइसोसोम है उसकी फॉर्मेशन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है, लेकिन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स को भी एक स्टार्टर एंजाइम दिया जाता है कि तुम लाइसोसोम बनाओ, ठीक है, उसको सिग्नल दिया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, और वो वर्क करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स हैं वो आगे जाते हैं गोल्जाई अपरेटस के पास, ठीक है, और जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है, गोल्जाई अपरेटस है, ये फर्दर सिंथेसिस करता है लाइसोसोम की, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए लाइसोसोम की सिंथेसिस में 3 सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो सिग्नल है वो दे रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जा रहे हैं सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टर एंजाइम, दैट इज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो जा कहाँ से रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उसकी जो लाइसोसोम है उसकी फॉर्मेशन करते हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो आपको इस फिगर के अंदर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं अपने फंक्शंस के लिए। तो कैसे होती है लाइसोसोम की फॉर्मेशन, आगे हम कंप्लीट इसका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो कैरी करेंगे, पढ़ेंगे, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के बारे में आपको बस इतना ही स्टडी करना है कि जो लाइसोसोम है उसकी फॉर्मेशन के लिए स्टार्टर एंजाइम, जो इनिशिएटर एंजाइम है वो रिक्वायर होते हैं, और वो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ, ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिंपल अपने नाम से इंडिकेट शो ऑफ कर रहा है। स्मूथ मतलब एक ऐसा जगह है, ऐसा सरफेस जो चिकना हो, स्मूथ हो, इस पे ऊपर कुछ भी प्रेजेंट ना हो। सिंपल रफ एंडोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अपोजिट, ठीक है। रफ के ऊपर कुछ प्रेजेंट होता है तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तभी हम उस सरफेस को क्या बोलते हैं, स्मूथ,
ठीक है। तो दैट इज द कौन सा ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज फ्री ऑफ राइबोसोम, बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो जब इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो हमें स्मूथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, स्मूथ स्मूथ दिखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो हमें चिकने दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे। ठीक है। और इन जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजुअलाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो सेल होती है उसका साइज काफ़ी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, माइक्रोमीटर्स के अंदर होता है। तो उनके अंदर भी पर्टिकुलरली हमने सेल ऑर्गेनलीज देखनी है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उनका यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन की बात करें, तो ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, उसके साथ ही कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ये होते जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप में ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके फंक्शंस को हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन कैरी करता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है। जो लिपिड्स होते हैं सेल की, वो भी एक नेसेसरी नीड होती है, तो उसको बनाने के लिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड के अंदर। सेकंड, एक लिपिड लाइक हार्मोन्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टीरॉयडल हार्मोन्स। ठीक है। तो हार्मोन्स स्टीरॉयडल्स हो जाते हैं जब उनके अंदर लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ऐसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके हमने दो फंक्शन पढ़े, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सेकंड स्टीरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस करना। ठीक है। इसके बाद हम इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रिपेयर करेगा वो पास होगा अनदर सेल ऑर्गेनली, जैसे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के पास जा रहा है तो वो पास होगा थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एज ए वर्क कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कैरियर बन रहा है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट को जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है उससे पहुंचाने के लिए बीच में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका यूज़ किया जाता है सेल के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देखें कि जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट है अलोंग द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के वाल कंटिन्यूस उस पर कर रहा है। उसके बाद उससे थोड़ा हटके प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैरी कर रहा है आगे छोटे छोटे जो वेसिकल्स हैं जो जा रहे हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है। जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं वो आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। तो एज ए ये भी एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है कि जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने देना है आगे सब्सटेंस, जैसे अभी हमने पढ़ के हटे हैं लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं, स्टार्टर एंजाइम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है, लेकिन उसको आगे लेके कौन जाएगा गोल्जाई कॉम्प्लेक्स तक, उसको अगर हम देखें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों मिलके काम करते हैं आगे कोई भी जो सेल ऑर्गेनलीज है उसके लिए। ठीक है। तो ये था हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या क्या है उसके अंदर, और क्या क्या उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, कैसे कैसे एक दूसरे पर वो डिपेंड कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली हम इन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल लें तो बोल लें क्यों। ठीक है। बिकॉज ये फंक्शंस के लिए एक सेल ऑर्गेनली से दूसरे सेल ऑर्गेनली पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो चार सेल ऑर्गेनलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है फंक्शंस के लिए। तो इस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कंप्लीट स्टडी की, क्या होते हैं उसके टाइप, किस बेस पे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर, और दूसरे सेल ऑर्गेनलीज के लिए कैसे मिलजुल के काम करते हैं और कैसे हेल्पफुल है। ठीक है।
तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।